यस चलो इस बैच में हम फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आईसीआई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक दी है उसमें ऐसे क्वेश्चंस है कि जो पास्ट आरटीपी एमटीपी या पास्ट पेपर में आए हैं बट सिमिलर क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है। ओके इसका मतलब आपको एग्जाम के लिए क्या क्या करना है, मॉड्यूल करना है, सारे इलस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस दिए हैं वो 3-4 ही क्वेश्चंस है पर चैप्टर। ओके उतना किया सफिशिएंट है। अभी पहले हम मॉड्यूल करेंगे एंड देन क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे। ओके सो पहले डेप्रिसिएशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी लग रहे हैं तो वो आपने नहीं रिवाइज किए फिर से तो भी चलेगा। ओके सो इलस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन में से भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, फिर और कम हो जाएंगे क्वेश्चन। ओके सो वो एंड बुक के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है सो सारे कंसेप्ट्स तो नहीं हो सकते हैं ओके 5 डेज में। सो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाओ, डायरेक्टली इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ। सो इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस थ्रू ही मैं आपको कंसेप्ट ये जो है सब थ्योरी वो रिवाइज होने वाली है आपकी। ठीक है सो इलस्ट्रेशन 1 5.9 पेज पे है, करेक्ट। सो उसके ऊपर के पेज पे सिर्फ आ जाओ 5.8 अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सो अकाउंटिंग एंट्रीज डेप्रिसिएशन का आपको पता है क्या? 11th में आपने डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री सीखी है। क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट एंड फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये एक अल्टरनेटिव हुआ, ये एक मेथड हुई जो 11th में सीखी है। एंड सीए फाउंडेशन में हमने दूसरी मेथड सीखी है, वो क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ करेक्ट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एंड सेकेंड एंट्री सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है सेकेंड मेथड किसको नहीं पता थी आज समझा मैम, ऐसे भी होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पता है सबको 2 मेथड्स। ओके चलो फिर इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करो। शो लाइन, कौन से लाइन से क्वेश्चन पढ़ना है? लास्ट लाइन से। सो शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 18 and 19. Jain Brothers acquired a machine on 1st July 18 at a cost of rupees 14 lakh and spent 1 lakh on its installation. The firm writes off depreciation at 10% per annum of the original cost every year. The books are closed on 31st December every year. So 31st December ईयर एंड है, हमें 2 साल का मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट करना है। 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है, करेक्ट। 1 जुलाई को एक्वायर किया है 14 लाख का मशीनरी एंड इंस्टॉलेशन 1 लाख, वो क्या करना है? ऐड करना है। सो मशीनरी अकाउंट देखो, डेबिट साइड 1 जुलाई 18 टू बैंक 14 लाख, टू बैंक 1 लाख इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो ये सॉल्व मत करो ओके आगे है सॉल्व करने के लिए हायर लेवल के, ऐसे आने भी नहीं वाले एग्जाम में, ये सिर्फ प्रैक्टिस ओरली करनी है। ओके घर पे रिवाइज करते वक्त भी याद करो, ऐसे टाइम पास क्वेश्चन ओरली करने हैं तो करने ही नहीं है। सो 14 लाख 1 लाख ये हो गया। अभी 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, बट परचेस कब किया है वो डेट इंपॉर्टेंट होती है फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। 1 जुलाई 18 को परचेस किया है मतलब कितने मंथ्स का आएगा? 6 मंथ्स का। सो 15 लाख पे 10% इज 1,50,000, उसका हाफ 75,000 बाय डेप्रिसिएशन 75,000। 31st दिसंबर को एंट्री हुई, फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो नेक्स्ट ईयर पूरे साल का ही आएगा ना डेप्रिसिएशन एंड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट है मतलब 15 लाख पे 10%। सो बाय डेप्रिसिएशन 1,50,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट में 2 मशीनरी बाय P&L, 2 मशीनरी बाय P&L। ठीक है सो ये आपको मार्क करना है क्या? ये लास्ट डे रिवाइज करोगे? मत करो। इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2 देखो डेटा वही सेम दिख रहा है क्या? सिर्फ सेकेंड लाइन पढ़ो, द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन at 10% per annum every year on written down
वैल्यू बेसिस. ओके, सो ऑन WDV बेसिस वो लिखना भूल गए हैं, बट वो मेथड है. ओके, सो अभी WDV में भी फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन दोनों मेथड में सेम होता है. सो 2 बैंक 1 जुलाई 18 को आएगा 14 लाख 1 लाख, एंड देन बाय डेप्रिसिएशन 75,000, देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. बट अभी सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? रिटर्न डाउन वैल्यू पे. वो वैल्यू क्या है? 14,25,000 इंटू 10%, 1,42,500. सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ओके, ठीक है, समझ में आ गया? सो सेकेंड इलस्ट्रेशन मार्क करना है आपको? नहीं. सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड छोड़ दो, बाद में करेंगे, टाइम बचा तो. सो इलस्ट्रेशन 3 उसके ऊपर है, सो वो बाद में करते हैं. डायरेक्टली इलस्ट्रेशन 4 मशीन आवर मेथड. मशीन आवर मेथड पता है सबको? सो देखो, मशीन आवर मेथड डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आवर रेट मेथड. So a machine was purchased for rupees 30 lakh having an estimated total working of 24,000 hours. मतलब ये मशीन का जो यूजफुल लाइफ है वो ईयर्स में नहीं दिया है, वो किस में दिया है? आवर्स में दिया है. ये 24,000 आवर्स के लिए वर्क कर सकता है. द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 lakh and anticipated pattern of distribution of effective hours is as follows. सो फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए ये 3,000 आवर्स पर ईयर यूज होगा. 4 to 6 ईयर के लिए 2,600 आवर्स पर ईयर यूज होगा. ऐसे दिया है उन्होंने. ओके, सो कैसे कैलकुलेट करना है? फर्स्ट 3 ईयर्स का सेम आने वाला है. कॉस्ट 30 लाख माइनस करो कैलकुलेटर पे. 30 लाख माइनस 2 लाख, ये कैलकुलेटर पे नहीं करना है. दिस इज 28 लाख. ओके, सो 28 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स 24,000 इंटू फर्स्ट 3 ईयर्स के कितने थे? 3,000. सो कितना आया डेप्रिसिएशन? 3,50,000. ओके, 28 लाख को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएबल अमाउंट. ओके, मतलब डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो आपको डेप्रिसिएट करनी है. मतलब आपको टोटल डेप्रिसिएशन 28 लाख का करना है पूरे साल में. ओके, सो 4 to 6 ईयर्स का कैसे होगा? अगेन 28 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 2,600. फटाफट अमाउंट्स बताओ, इससे कैलकुलेटर का स्पीड बढ़ेगा आपका. हाँ, 3,03,333. नेक्स्ट 28 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 1,800, 2,10,000. ओके, फास्ट मेथड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ. ये समझ में आया क्या? मशीन आवर रेट मेथड. ये मार्क करना है क्या आपको, या अभी एग्जाम में कर सकते हो? कर सकते हो ना, मत मार्क करो. प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड. अभी इसमें देखो क्या करना है. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड. अ मशीन इज परचेज फॉर 20 lakhs. Its estimated useful life is 10 years with a residual value of 2 lakh. मतलब 18 lakh आ गया depreciable amount. The machine is expected to produce 1,50,000, 1.5 lakh units during its lifetime. Expected distribution pattern of production is as follows. So machine hour में हमने divided by total hours किया था. यहाँ पर क्या करोगे? divided by total units and multiplication यूनिट्स पर ईयर. ओके, सो अभी और शॉर्टकट मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं. सो शॉर्टकट मेथड देखो, 18 लाख लो कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय 1,50,000. कितना आ रहा है? 12. हाँ, 12 इंटू 20,000, 2,40,000. अभी सिर्फ 15,000 इज इक्वल टू, इतना ही प्रेस करो, मल्टीप्लाई मत प्रेस करो, सिर्फ 15,000 प्रेस करो. हाँ, 1,80,000. अभी सिर्फ 10,000 इज इक्वल टू. हो गया पास. ओके, किसको समझा नहीं है ये मेथड कैलकुलेशन का? फिर से एक्सप्लेन करो. ओके, सो 18 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, 12 आ गया सबका पहले 3 साल का, इंटू 20,000 इज इक्वल टू
2,40,000 आया सबका। अभी नेक्स्ट टाइम सिर्फ 15,000 इज इक्वल टू इतना ही प्रेस करो, 1,80,000 एंड 10,000 इज इक्वल टू 1,20,000। ओके, सो इतना फास्ट करना होता है हाँ एग्जाम में, तो ही पेपर खत्म होता है। सो आपके पास इस टाइप के टेक्निक्स होने चाहिए कैलकुलेटर के। ओके, किसी को लिख के रखना है ये टेक्निक तो लिख के रखो। कैसे लिखोगे? फर्स्ट यहाँ पर इस साइड को इनटू इज इक्वल टू लिखो, इनटू 20,000 इज इक्वल टू, एंड आगे सिर्फ क्या करना है, 15,000 इज इक्वल टू 10,000 इज इक्वल टू। ओके, फर्स्ट ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा, या पूरा फॉर्मूला लिखो किसी को लिखना है तो ये 18 लाख अपॉन 1,50,000 इंटू 20,000 इज इक्वल टू, एंड नेक्स्ट टाइम से 15,000 इज इक्वल टू 10,000 इज इक्वल टू। ओके, सो लास्ट डे रिवाइज करते वक्त सिर्फ ये कैलकुलेशन पढ़ के जाओ तो कैलकुलेटर का टेक्निक आपको याद रहेगा। हो गया सबका? ओके, सो दोनों मेथड समझ में आ गया, मशीन आवर एंड प्रोडक्शन। अभी डिप्लीशन मेथड। सो इलस्ट्रेशन 6 शो द क्वेरी लीज अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ईच ईयर फ्रॉम 17 to 19। मतलब कितने साल का? 3 साल का आपको क्वेरी लीज अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्वेरी का मतलब बताया था मैंने, माइन, करेक्ट, मराठीत खाण, हाँ। ओके, सो क्वेरी लीज अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। डेटा देखो, मेसर्स सूर्या एंड कंपनी टुक लीज ऑफ अ क्वेरी ऑन 1 जनवरी 17। मतलब सूर्या एंड कंपनी ने क्या किया, वो जो क्वेरी है, माइन है, वो लीज पे ली है, रेंट पे ली है। ओके, वो माइन हम परचेस नहीं कर सकते, वो लीज पे देते हैं, रेंट पे देते हैं। सो वो 1 Jan 17 को लीज पे लिया है फॉर 1 crore, करेक्ट। As per technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh tons. Depreciation was charged on the basis of depletion method. Extraction pattern is given in the following table. So आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा, मशीन आवर रेट प्रोडक्शन यूनिट मेथड जैसा ही है। सो कैसे करना है, 1 crore अपॉन 2 lakh। अभी नए मेथड से करो, 1 crore अपॉन 2 lakh कितना आ रहा है, हाँ, इंटू 2,000। वन लाख आ गया क्या? नेक्स्ट टाइम सिर्फ 10,000 इज इक्वल टू 15,000 इज इक्वल टू 10,000 इज इक्वल टू करने के बाद 5 लाख एंड 15,000 इज इक्वल टू 7,50,000 आ गया डेप्रिसिएशन। अभी अकाउंटिंग देखो, आपको 2 लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ओके, डेट का कॉलम करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्या लग रहा है? इंपॉर्टेंट है। सो क्वेरी लीज अकाउंट कैसे स्टार्ट किया है देखो, टू बैंक 1 crore, बाय डेप्रिसिएशन 1 lakh, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 99 lakh, फिर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5 लाख आ गया था ना आपका। ओके, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं बताती हूँ, यहाँ पर WDV 99 लाख आ गया, फिर 99 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 10,000। ओके, तो ये नहीं करना है, हमेशा आपको ओरिजिनल अमाउंट ही लेनी है, क्योंकि आपने 1 crore अमाउंट पे करके 2 lakh टन्स आप एक्सट्रैक्ट करने वाले हो ना। ओके, 99 लाख का कुछ संबंध है क्या इधर? नहीं। सो हमेशा 1 crore अपॉन 2 lakh, 1 crore अपॉन 2 lakh ही करना है। ओके, ये लेना ही नहीं है। समझ में आ गया? क्वेरी लीज एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको आता है, डेबिट साइड को 2 क्वेरी लीज आएगा 2 एसेट की जगह एंड बाय P&L। ठीक है, इसका क्या करना है, आपको मार्क करना है क्या? इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको याद रहेगा क्या कि ये 1 crore पे करना है? हाँ, ठीक है।
सो अभी थोड़ा सा फाउंडेशन लेवल स्टार्ट करते हैं। अभी तक 11th लेवल चल रहा था। सो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और डिस्पोजल ऑफ पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सो एग्जाम्पल देखो, द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन 1st Jan 2019 is 50 lakh. Depreciation is charged on the asset at 10%. On 1st July 19 the asset is sold for 32 lakh. So जो बुक वैल्यू दी है वो कब की है? 1st Jan 19 की। ओके, एंड सेल कब हुआ है देखो, 1st July 19। ओके, सो हमें सेल के डेट की बुक वैल्यू निकालनी है, मतलब कितना मंथ? 6 मंथ्स। ओके, सो 50 लाख करो, 50 लाख इंटू 5% करो ना डायरेक्टली, 2,50,000। ओके, या बड़ा प्रोसेस नहीं करना है हाँ एग्जाम में, 50 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, इतना नहीं करना है। एंड अगर आपको ओरली आ रहा है तो बहुत ही अच्छा। ओरली कैसे करते हो? 1 0 हटाया तो 10%, 5 लाख, एंड उसका हाफ किया तो 2,50,000। सो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 47,50,000। दिस इज द बुक वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ, हाँ एज ऑन द डेट ऑफ सेल मतलब। सो वो कंपेयर करना है विथ 32 लाख। तो 32 लाख को सेल किया हमने, मतलब लॉस हुआ है, तो डिफरेंस इज लॉस। ओके, सो बैंक में पैसे कितने आए? बैंक अकाउंट डेबिट 32 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,50,000, टू मशीनरी अकाउंट 47,50,000। समझ में आ गया? बैंक अकाउंट जितने पैसे आए उतना 32 लाख, P&L अकाउंट डेबिट 15,50,000, जो लॉस हुआ वो डेबिट किया, एंड उन दोनों की टोटल मतलब ही बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। सो टू मशीनरी अकाउंट 47,50,000। क्लियर है ये? यस। चलते हैं इलस्ट्रेशन 7 पे। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। A firm purchased on 1st Jan 18 certain machinery for rupees 5,82,000 and spent 18,000 on its erection. So ये क्या करना है? इरेक्शन का ऐड करना है। सो टोटल कितनी हो रही है? 6 लाख, करेक्ट। 1st Jan 18 को परचेज किया है। On July 1st 2018 another machinery for 2 lakh was acquired. सो ये दोनों जो मशीनरी परचेज की है उसकी एंट्रीज क्या होगी? टू बैंक। ऑन 1st July 19 मतलब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ। द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st Jan 18 हैविंग बिकम ऑब्सोलेट वाज ऑक्शन्ड फॉर रुपीज 3,86,000 एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वाज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 4 लाख। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड फॉर एनुअली ऑन 31st December एट द रेट ऑफ 10% ऑन WDV। अभी आपको रफ वर्क करने के लिए नोटबुक लगेगी। ओके, सो मशीनरी अकाउंट हम नहीं प्रिपेयर करने वाले हैं। ओके, करना है तो टी फॉर्म में कर सकते हो, फटाफट लिखो, पर्टिकुलर्स नहीं लिखने, टू बैंक लिखने को आता है, उसकी रिविजन नहीं करनी हमें। ओके, सो टी फॉर्म में डायरेक्टली डेबिट साइड को क्या लिखोगे? 6 लाख एंड देन 2 लाख। ओके, डेट्स लिखने को आते हैं आपको, सो डेट भी मत लिखो। ओके, जितना शॉर्ट में रिवाइज करोगे उतना फास्ट होगा। डेट का किसी को करना है तो करो रफ में, उससे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इजी जाएगा ना। पर्टिकुलर्स तो बिल्कुल मत करो। बट एग्जाम में इसके अपोजिट प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका। ओके, प्रेजेंटेशन आज नहीं सीखने वाले, वो हमने सीखा टेस्ट सीरीज के टाइम। आज हमें सिर्फ कैलकुलेशंस कैसे फास्ट करने हैं, क्वेश्चन कैसे इंटरप्रेट करने हैं, वही सीखना है। यस, सो 1st Jan 18 को आपने एक लिया, उसका कितना था? 6 लाख हुआ ना, वो आप अलग अलग लिखोगे, वो पता है आपको। देन नेक्स्ट 1st July 18 को 2 लाख। यहां तक हो गया कंप्लीट। ऑन 1st July 19 ईयर एंड कब हो रहा है चेक करो? 31st December, मतलब यहाँ पे आपको ईयर एंड करना है, मतलब क्रेडिट साइड को 31st December 18 डेप्रिसिएशन आएगा ना।
सो पहले का जो एसेट है 6 लाख, उसके ऊपर 60,000, 10% ऑन WDV, सो 60,000, एंड इस पे 6 मंथ्स का ही आएगा 10,000. हाँ, सो 60,000 प्लस 10,000 70,000. सो मुझे क्लोजिंग बैलेंस बताओ. $7,30,000. हाँ, 1st Jan 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,30,000. अभी क्या हुआ है? 1st July 19 द मशीनरी परचेस्ड ऑन 1st Jan 18 हैविंग बिकम ऑब्सोलेट वाज ऑक्शन फॉर 3,86,000. ओके, सो बाय बैंक तो लिख देते हैं, वो पता है ना हमें. 1st July 19 को सेल हुआ ना, बाय बैंक लिखोगे एंड अमाउंट इज 3,86,000. अभी इस डेट तक हमें बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड देन प्रॉफिट लॉस आप बताओगे. ओके, सो जो एसेट उन्होंने 1st Jan 18 को परचेस किया था वो सेल किया है ना. सो 1st Jan 18 को उसकी वैल्यू थी 6 लाख. हाँ, फिर 1st Jan 19 को उसकी वैल्यू क्या हो गई थी? 5,40,000. करेक्ट. ओके, 60,000 माइनस करके. अभी 1st Jan to 1st July तक जाना है हमें, मतलब कितने मंथ्स का आएगा? 6 मंथ्स का. एंड 10% WDV है क्या? हाँ, सो 6 मंथ्स का मतलब 5% ना, सो डायरेक्टली 5% कर सकते हो. 27,000. सो बुक वैल्यू क्या आ रही है उस डेट की? 5,13,000. दिस इज द बुक वैल्यू ना. एंड सेल कितने को किया आपने? 3,86,000 को. तो लॉस कितना हुआ? 1,27,000. ओके, सो लॉस लिखो, उसी डेट का लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे ना, 1,27,000. ओके, एंड उस पे आपने डेप्रीसिएशन कितना किया? हाफ ईयर का ना, 27,000. वो भी लिख दो, वो भी 1st जुलाई को ही लिखना है. हाँ, 27,000. मतलब देखो, जब भी सेल होता है ना एसेट, तो आपको 3 चीजें लिखनी है. क्या क्या? सेल करके पैसे कितने मिले बाय बैंक, फिर प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, अगर लॉस हुआ है तो बाय P&L, प्रॉफिट हुआ है तो टू P&L, ये सेकेंड चीज. एंड थर्ड डेप्रीसिएशन, उस पीरियड का स्टार्ट से लेके डेट ऑफ सेल तक का डेप्रीसिएशन. ये तीनों चीजें आपने लिखी है क्या? हाँ, लिखी है. तो सेल का हो गया. अभी सेल के बाद आगे क्या है? एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख. मतलब 1st July 19 को डेबिट साइड को टू बैंक 4 लाख. ओके, सो अभी सब हो गए ट्रांजैक्शन. फिर 31 दिसंबर 19 का डेप्रीसिएशन. सो हमारे पास कौन सा एसेट है? वो 2 लाख वाला एसेट है पिछले साल का. उसके ऊपर कितना आएगा? 10% WDV है ना. करेक्ट. तो लास्ट ईयर आपने 10,000 किया था, मतलब उसकी WDV है 1,90,000. तो अभी उसके ऊपर आएगा डेप्रीसिएशन 19,000. करेक्ट. एंड ये जो नया है एसेट 4 लाख का, उसके ऊपर हाँ 5% से 6 मंथ्स का ही 20,000. सो टोटल 39,000. ओके, सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन करो, कितना बैलेंस आ रहा है? $5,51,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन. उठे डाउट है सिया? नहीं. हो गया क्या सबका? ओके, ये क्या इंपॉर्टेंट मार्क करना है या नहीं करना है? ये इंपॉर्टेंट मार्क करना है? नहीं.
कुछ हाँ लिखो फिर यहाँ पर पेपर नवंबर 19, पेपर नवंबर 19 लिख दो वहाँ पर. सिया तो एक काम कर, इलस्ट्रेशन 7 च्या पुढे पेपर नवंबर 19. ओके हो गया कंप्लीट. ओके प्रेजेंटेशन ऐसे करना है हाँ एग्जाम में, जितने मशीन्स उतने कॉलम्स. इलस्ट्रेशन 8, show the necessary ledger accounts for the years ended 31st March 19 to 21, assuming that provision for depreciation account is not maintained and provision for depreciation account is maintained. So not maintained मतलब कौन कौन से अकाउंट करने हैं? मशीनरी अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट. सो हम सिर्फ मशीनरी अकाउंट करते हैं. डेप्रीसिएशन में क्या होता है? टू एसेट बाय P&L, टू एसेट बाय P&L, इतना ही होता है. सो सिर्फ मशीनरी अकाउंट करो टी फॉर्मेट में. 19, 20 एंड 21 3 साल का करना है. सो ऑन 1st April 18 शुभ्रा लिमिटेड परचेस्ड अ मशीनरी फॉर 12 लाख. सो 1st April 18 लिखो 12 लाख. ओके 1st April 18 के बाद डायरेक्टली ऑन October 1st 2020 अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेस्ड ऑन 1st April 18 फॉर 80,000 was sold for rupees 45,000 and a new machinery at a cost of rupees 1,58,000 was purchased and installed on the same date. The company has adopted the method of providing 10% per annum depreciation on WDV of machinery. हो गया डेटा. ओके सो 1st April 18 के बाद डायरेक्टली 1st October 2020 है. सो सिर्फ डेप्रीसिएशन है 18-19 में. सो डेप्रीसिएशन 10% कितना आएगा? 1,20,000. सो डेट इज 31st March 2019 लिख दो 1,20,000. सो मुझे बैलेंस बताओ 31st March 19 का. 10,80,000. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1st April 19 10,80,000 करेक्ट. 1st April 19 to 31st March 2020 इस पीरियड में भी कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है. हाँ सो 30 डायरेक्टली 1st October 20 को ट्रांजैक्शन है. सो 31st March 2020 का डेप्रीसिएशन बताओ एंड देन क्लोजिंग बैलेंस बताओ. हाँ 10% WDV है ना, करेक्ट है इसलिए 1,08,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस. फर्स्ट अप्रैल 2020 को वो ओपनिंग हो जाएगा 9,72,000. सो इथपर्यंत छान चाललं होतं. नाउ 1st October 2020 a part of the machinery purchased on 1st April 18 for 80,000 was sold for 45,000. तो हम पहले क्या लिख देते हैं? बाय बैंक 45,000. डेट लिखो 1st October 2020. बाय बैंक आप लिखोगे, अमाउंट कितनी है? 45,000. फिर वो वर्किंग नोट आती है, उसमें आप पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हो? बैलेंस एज ऑन डेप्रीसिएशन, बैलेंस एज ऑन डेप्रीसिएशन ऐसे लिखना होता है. ओके बट अभी हम डायरेक्टली सिर्फ कॉलम लिखना वाले हैं. पर्टिकुलर्स का कॉलम अभी हम नहीं करने वाले हैं, वो लिखने को आता है आपको. 1st April 18 को कितनी कॉस्ट थी उसकी? 80,000 करेक्ट. उसके ऊपर 10% हुआ 8,000 मतलब 72,000. सो ये 1st April 18 का था. फिर 1st April 19 फिर 7,200 हुआ ना डेप्रीसिएशन. सो ये हो गया WDV एज ऑन 1st April 2020 64,800 एंड 1st October को सेल हुआ है मतलब कितने मंथ्स का आएगा? 6 मंथ्स. सो करो कैलकुलेट 64,800 इंटू 5% कर दो ना डायरेक्टली 3240.
सो बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 2020 61,560 आ गया क्या? ओके, सो दिस इज डेप्रीसिएशन, वो 6 मंथ्स का ही आएगा ना। ये बुक वैल्यू आ गई। सेल कितने को किया है? 45,000 को। हाँ, सो लॉस है, कितना लॉस है? दिस इज लॉस। ओके, सो फिर से पढ़ती हूँ, देखो। ऑन 1 अक्टूबर 2020 अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेस्ड ऑन April 18 फॉर 80,000 वॉज सोल्ड फॉर 45,000। सो जो 1 अप्रैल 18 को 80,000 को परचेज किया था, उसकी 1 अक्टूबर 2020 की बुक वैल्यू चाहिए हमें, एंड 10% WDV है। सो 80,000 माइनस 8,000 72,000, दिस इज द WDV ऑन 1 अप्रैल 19। फिर 7,200 पूरे साल का, फिर 1 अप्रैल 20, बट हमें 1 अक्टूबर 20 का चाहिए, मतलब 6 मंथ्स का और लगेगा। सो 64,800 इंटू 10% इंटू 6/12। सो इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जगह हम क्या कर रहे हैं? 64,800 इंटू 5%, सो 3240। सो उस डेट का कितना आ गया WDV? 61,560, बट सेल किया 45,000 को, सो लॉस हुआ 16,560 का। सेल के केस में 3 चीजें आपको लिखनी है। बाय बैंक आपने लिख दिया 45,000, यहाँ पे लॉस है, सो लिखो बाय P&L 16,560, एंड बाय डेप्रीसिएशन 3240, इतना ही डेप्रीसिएशन हुआ है। करेक्ट? सो 3 चीजें लिख दी आपने सेल के केस में। सेल का सब हो गया। देन and the new machinery at a cost of 1,58,000 was purchased and installed on the same date. Same date मतलब 1 अक्टूबर 2020। So 1 अक्टूबर 2020 को आपने और एक एसेट परचेज किया 1,58,000 का। ओके, सो आपके पास अभी क्या क्या मशीनरी है, मतलब सारे ट्रांजैक्शंस अभी हो गए। अभी आप डेप्रीसिएशन निकालोगे 31 मार्च 21 का। करेक्ट? तो देखो आपको WDV है क्या मेथड? हाँ, तो जो पहला एसेट था 12 लाख का, उसमें से 80,000 का आपने सेल कर दिया है। तो कितना बचा? फटाफट अभी कैलकुलेटर पे करो। 11,20,000 लो कैलकुलेटर पे, इंटू 10%, कितना आ रहा है? हाँ, रुको 1,12,000 तक आ गए सारे। माइनस एंड इज इक्वल टू प्रेस करो। 10,08,000 आया, दिस इज द WDV। ओके, अभी फिर से क्या करोगे? इंटू 10%, कितना आया? हाँ, आपको इंटू 10% करना है, 1,08,000। हाँ, एंड फिर माइनस इज इक्वल टू कितना आया? 9,07,200। ओके, दिस इज द WDV ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑफ रिमेनिंग एसेट। 80,000 का सेल हुआ था, बाकी का है ना आपके पास। तो जो बाकी का है उसके ऊपर कितना डेप्रीसिएशन आएगा फुल ईयर का? सो है इसके ऊपर 9,07,200 के ऊपर 10%, दिस इज द करंट ईयर डेप्रीसिएशन 90,720 आ गया। ओके, सो ये तो 12 लाख का हो गया। एंड इस साल भी आपने एक मशीन खरीदा है 1,58,000, उसके ऊपर कितने मंथ्स का आएगा? हाँ, मतलब 5% ना, वो बताओ कितना है? 1,58,000 इंटू 5%, 7,900। सो इन दोनों की टोटल करो, दिस इज द टोटल डेप्रीसिएशन 90,720 प्लस 7,900, 98,620। ओके, ये डेप्रीसिएशन किसका हुआ? जो एसेट्स हमारे पास है। अभी बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ये करना है। हाँ, आपको कैलकुलेट आप सिर्फ क्या करते हो? हाँ, ह्याच्यात हे गेलं की बाला क्लोजिंग बॅलन्स। मग आपला कॅल्क्युलेटरचा स्पीड इतका स्लो असतो, कारण आपण स्टडी करताना फक्त असंच करतो ना, इथनं हे असं करायचं, मग तसं की झालं रिव्हिजन।
9,66,580। ओके, इस क्वेश्चन का क्या करना है? सेकेंड वाली मेथड। अभी ये हुआ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन। नॉट मेंटेन, इस केस में आपकी एंट्री कैसी होती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अभी सेकेंड मेथड में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, मतलब एंट्री कैसे होगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। ओके, सो इस एंट्री में कहां पर भी मशीनरी अकाउंट आया क्या? नहीं आया। सो मशीनरी अकाउंट का काम सिर्फ कब है? हाँ, सेल और परचेज के टाइम। ओके, ये सो अभी लेजर्स इतने करने के लिए टाइम नहीं है, सो सिर्फ आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उनका. ओके, हो हे तर आम्हाला आवडतंच. येस, आम्ही असंच करतो. येस, सो मशीनरी अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे टू बैंक 12 लाख, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12 लाख. फर्स्ट ईयर खत्म हुआ. ओके, 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19. उस ईयर में कुछ नहीं हुआ था. उस ईयर में हमने सिर्फ डेप्रीसिएशन किया था 1,20,000 का. तो ये मशीनरी अकाउंट में नहीं जाता है. कहाँ पर जाता है? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 1,20,000. ओके, एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000. ओके, नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12 लाख. ओके, कुछ नहीं हुआ था. डेप्रीसिएशन WDV बेसिस पे है. सो डेप्रीसिएशन की अमाउंट नेक्स्ट ईयर की थी 1,08,000. करेक्ट. सो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आया था हमारा 1,20,000. सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन 1,08,000. वो टोटल करके टू बैलेंस कैरिड डाउन आया 2,28,000. वही ब्रॉट डाउन किया 1 अप्रैल 2020 को 2,28,000. ठीक है. अभी 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख. फिर 1 अप्रैल 2020 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब थी? 1 अक्टूबर 2020 को सेल हुआ था 80,000 वाला. कॉस्ट 80,000 थी. तो जो कुछ सेल हुए हैं उसको मशीनरी अकाउंट से उठा के कहाँ पे डालना है? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में डाल देना है. ओके, सो यहाँ पर एंट्री क्या हो गई? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. हम यहाँ पर बाय बैंक लिखते थे. सो वो बाय बैंक इस अकाउंट में नहीं लिखना है मशीनरी अकाउंट पे, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट पे रखना है उनको. सो वो बाय बैंक वगैरह कहाँ पर लिखोगे? बाय बैंक, लॉस, मशीनरी डिस्पोजल मध्ये करायचं ते सगळं. ओके, सो ये क्या हो गया? बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को सिर्फ आपको ओरिजिनल कॉस्ट ट्रांसफर करनी है 80,000. एंड सेम डे आपने एक एसेट भी परचेज किया था 1,58,000 का. उसकी एंट्री यहाँ पर आएगी मशीनरी टू बैंक 1,58,000 एंड ये अकाउंट क्लोज हो गया. बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12,78,000. ओके, सो देखो 1,58,000 एंड इसका हमने देखा था 11,20,000 का बाकी है ना. सो 11,20,000 प्लस 1,58,000 करो. 11,20,000 प्लस 1,58,000 12,78,000. उतना ही है क्लोजिंग बैलेंस. ओरिजिनल कॉस्ट पे है ये. ओके, सो मशीनरी अकाउंट समझा. ओके, अभी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आ जाओ. मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड को आपको दिखेगा टू मशीनरी अकाउंट कर दो उसको. डिस्पोजल वर्ड डिलीट करो. मशीनरी डिस्पोजल टू मशीनरी डिस्पोजल एंट्री नहीं होगी. मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 80,000. सेल कितने को किया था? 45,000. सो क्रेडिट साइड को दिख रहा है बाय बैंक 45,000. लॉस कितने का हुआ था? 16,560. बाय P&L 16,560. ओके, एंड ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है उस 80,000 के ऊपर का. सो कैलकुलेटर पे लो. फर्स्ट ईयर का 8,000 था, सेकेंड ईयर का 7,200 था. सो 8,000 प्लस 7,200 प्लस थर्ड ईयर का 3,240 था. यहाँ पर देखो
8,000, 7,200 एंड 3,240, ये अभी तक का डेप्रीसिएशन हुआ ना उसके ऊपर। सो टोटल कितना आया 18,440। सो ओरिजिनल कॉस्ट लो कैलकुलेटर पे 80,000 माइनस 18,440, 61,560। हाँ, तो यही बुक वैल्यू आई, इसके साथ आपने सेल वैल्यू कंपेयर की एंड लॉस आ गया। ओके, सो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट की अमाउंट कैसे आई समझा क्या? वहां पर आपको लिखना है तो लिखो 8,000 प्लस 7,200 प्लस 3,240, डेप्रीसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल का। ठीक है, सो ये अकाउंट हमेशा क्लोज होता है मशीनरी डिस्पोजल। देखो बैलेंस है क्या? बैलेंस कुछ नहीं है। 80,000 का क्या क्या हो गया? 3 चीजें। हाँ, 3 चीजें। मशीनरी डिस्पोजल हो गया। अभी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट देखते हैं। 1 अप्रैल 2020 तक आप आए थे 2,28,000, फिर 3,240 याद है वो, दैट इज ऑन 1 अक्टूबर 2020 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 3,240। हाँ, एंड देन 2 मशीनरी डिस्पोजल 18,440, जो एसेट सेल किया उस एसेट का डेप्रीसिएशन जाएगा 2 मशीनरी डिस्पोजल का। ठीक है, एंड बाकी का डेप्रीसिएशन टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग एसेट, उसके ऊपर आपका आया था ना 98,620, ये कैसे आया था? ये 90,720 प्लस 7,900 किया था आपने। सो ये रिमेनिंग एसेट्स के ऊपर का डेप्रीसिएशन है 98,620, उसकी भी एंट्री आएगी 31 मार्च को बाय डेप्रीसिएशन। ओके, मतलब ये 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 31, इस ईयर में डेप्रीसिएशन के 2 एंट्रीज आएंगे, एक ऑन द डेट ऑफ सेल एंड एक ऑन द लास्ट डेट, जो एसेट्स रिमेनिंग है उसके ऊपर एंड उसकी टोटल। एंड जो सेल हो गया एसेट, उसका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कहाँ पर लेके जाना है? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, करेक्ट, एंड देन टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, अभी कैलकुलेटर पे लो वो 12,78,000, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट पे जो है 12,78,000 माइनस इसका क्लोजिंग बैलेंस करो 3,11,420। हाँ, 9,66,580। ओके, ये अमाउंट आ गई सबकी। ओके, 9,66,580। ओके, यही अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया तो एक अकाउंट में ही ये सब काम होता है, बट अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, 3 अकाउंट्स करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, उन्होंने दिया नहीं है कि मशीनरी डिस्पोजल बनाओ, ऐसे क्वेश्चन में नहीं है, तो आप ये 2 ही अकाउंट्स कर सकते हो, मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। एंड ये जो हम कर रहे हैं वो मशीनरी अकाउंट में करना है, बाय बैंक देन बाय P&L। ठीक है, एंड डेप्रीसिएशन सिर्फ वहां पर नहीं आएगा मशीनरी अकाउंट में, वो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में आएगा। 8 समझ में आ गया? तो 8 का आपको मार्क करना है क्या? सेकंड वाला पार्ट आता थोड़े थोड़े होना लगे, सेकंड वाला पार्ट करो, सिर्फ फर्स्ट वाला समझा है ना मशीनरी अकाउंट, एक बार रिवाइज करो ना सेकंड वाला। ओके, 9th क्वेश्चन अभी आपके ऊपर है। हाँ, आप अमाउंट्स बताओगे, मैं लिखती हूँ। हाँ, 9th क्वेश्चन पढ़ो एंड मुझे बताओ उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत है या नहीं है। बेसिकली पूछा है क्या? पूछा नहीं है ना?
देखो डेप्रीसिएशन एंट्री के दो अल्टरनेटिव्स है, करेक्ट। जो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है या नहीं करना है वो क्या है, एंट्री के दो मेथड्स है। सो आपने अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है उन्होंने, तो मतलब उन्होंने आपको चॉइस दिया है ना कि आपको कौन सी एंट्री करनी है, डेप्रीसिएशन टू एसेट करनी है या डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन करनी है। तो हमें कौन सी पसंद है? हाँ करेंगे फर्स्ट वाली, ओके। बट उन्होंने स्पेसिफिक यहाँ पर रोमन 3 आता प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, तो आपको चॉइस नहीं है, ओके। फिर 3 लेजर अकाउंट्स करने पड़ेंगे, ओके। सो देखो इसमें हम ट्राई करते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन पूछा नहीं है ना उन्होंने, तो नहीं करते हैं। सो आपको दोनों मेथड से समझेगा। 8 में हमने तीनों अकाउंट्स किए थे, 9 में अभी सिर्फ 2 ही अकाउंट्स आपको आ रहे हैं, क्या देखते हैं, ओके। सो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आपको उसकी एंट्री बतानी है ओरली, मतलब एंट्री मतलब टू बैंक बाय डेप्रीसिएशन ऐसे पोस्टिंग एंड अमाउंट कैलकुलेटर पे करके बताना है, ठीक है। सो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, डायरेक्टली अमाउंट्स बताना स्टार्ट मत करो, पढ़ो पहले पूरा। अ फर्म परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 1st Jan 18 for 3 lakh, subsequent to which 60,000 and 40,000 were spent on its repairs and installation respectively. On 1st July 19, another machinery was purchased for 2,60,000. On 1st July 2020, the first machinery having become outdated was auctioned for 3,20,000. And on the same date, another machinery was purchased for 2,50,000. On 1st July 21, the second machinery was also sold off and it fetched 2,30,000. Depreciation was provided on machinery at 10% on original cost, SLM, annually on 31st December under straight line method. 3 साल का करना है ना। सो चलो अभी एक एक बताओ। फर्म परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 1st Jan 18 फॉर 3 lakh, तो ये 2 बैंक। Subsequent to which 60,000 and 40,000 were sent on its repairs and installation respectively. ये भी 2 बैंक ऐड हो जाएगा, करेक्ट। सो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई मशीनरी की? 4 lakh। फिर डायरेक्टली 1st July 19 आया एंड ईयर एंड हो रहा है 31st December। सो 31st December 18 का डेप्रीसिएशन बताओ, 40,000। सो वो आप लिखोगे बाय डेप्रीसिएशन 40,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000। ये हो गया 1st Jan 19। फिर आ गया 1st July 19, अनदर मशीनरी परचेज 2,60,000। सो ये क्या, 2 बैंक 2,60,000। फिर 1st July 2020 आया, मतलब 31st December 19 का पहले डेप्रीसिएशन बताओ। 4 लाख पे पूरा आएगा अभी, ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% मतलब 40,000 एंड ये 2,60,000 पे 6 मंथ्स का ही आएगा ना, 13,000। सो टोटल डेप्रीसिएशन 53,000, ओके। सो माइनस करके मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस। पहला ओपनिंग बैलेंस 3,60,000 था, प्लस 2,60,000 माइनस 53,000, कितना? हाँ 5,67,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये डेट क्या है? 1st Jan 2020। On 1st July 20, the first machinery having become outdated was auctioned for 3,20,000. हाँ बट बाय बैंक इस अकाउंट में आएगा क्या? हाँ मशीनरी डिस्पोजल में आप लिखोगे बाय बैंक 3,20,000। अभी WD भी चाहिए मुझे उसका। फर्स्ट मशीनरी मतलब 4 लाख। हाँ उसके ऊपर फर्स्ट ईयर का 40,000 हुआ था, हाँ सेकेंड ईयर का भी 40,000 मतलब 3,20,000 तक आ गए एंड देन 6 मंथ्स का 20,000, 3 लाख। हाँ सो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना है? 20,000, ओके। सो 20,000 दिख रहा है क्या? देखो
ये बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 20,000, ओके, करंट ईयर का। एंड करंट ईयर का करंट ईयर नहीं, सॉरी, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 3 लाख आया था। सो वो बुक वैल्यू आपको ट्रांसफर करनी है बाय मशीनरी अकाउंट 3 लाख। ओके, मशीनरी डिस्पोजल को, सॉरी, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 3 लाख। ओके, सो जो 8 क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ओरिजिनल कॉस्ट ट्रांसफर की थी एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से क्या ट्रांसफर किया था, डेप्रीसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल। ये दोनों ट्रांसफर करके क्या आता है, WDV हो गया ना, मतलब वो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल। सो यहाँ पर वो दो फिगर्स ट्रांसफर करने की जगह डायरेक्टली WDV आ रहा है 3 लाख जो आप ट्रांसफर कर रहे हो। सो मशीनरी डिस्पोजल चेक करो, टू मशीनरी अकाउंट 3 लाख, बाय बैंक 3,20,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। इधर क्यों आया, क्योंकि प्रॉफिट हुआ। सो हमेशा ये अकाउंट क्लोज होता है मशीनरी डिस्पोजल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये हुआ था कौन से डेट का, 1 जुलाई 2020। and on the same date another machinery was purchased for 2,50,000. so to bank 2,50,000 एंड फिर ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर 2020। ओके, सो आपके पास अभी क्या क्या मशीनरीज है उसका डेप्रिसिएशन करना है। सो 2,60,000 वाला मशीनरी है आपके पास, ये तो 26,000 एंड इसके ऊपर 6 मंथ्स का ही आएगा 12,500, करेक्ट। सो 26,000 एंड 12,500, करेक्ट, 38,500। ओके, एंड फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 1 Jan 21 को आप आ गए। अभी ऑन 1 जुलाई 21 द सेकेंड मशीनरी वॉज ऑल्सो सोल्ड ऑफ एंड इट फेच 2,30,000। तो ये जो पैसे मिले वो कौन से अकाउंट में जाएंगे, मशीनरी डिस्पोजल में बाय बैंक 2,30,000। सो सेकेंड मशीनरी मतलब कौन सी, उसका ओरिजिन 2,60,000। उस फर्स्ट ईयर में 13,000 ही डेप्रीसिएशन हुआ था। सो 2,60,000 माइनस 13,000, ये 1 जुलाई 19 को परचेस किया था ना, 2,60,000, इसलिए 13,000 ही हुआ 6 मंथ्स का। फिर ये 1 Jan 20 इस साल में पूरे 26,000। ओके, ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% है ना मेथड। सो दिस इज 1 Jan 21। आपको 6 मंथ्स लगेगा अभी 1 जुलाई 21 के लिए। सो 2,21,000 13,000, करेक्ट, 2,21,000 माइनस 13,000, 2,08,000 आ गया। सो ये कहाँ पर ट्रांसफर करना है, मशीनरी डिस्पोजल को। सो बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 2,08,000 एंड बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 13,000 एंड प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, हाँ 2,30,000 को सेल किया मतलब 22,000 का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, करेक्ट। सो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट चेक करो, बाय बैंक 2,30,000, टू मशीनरी अकाउंट 2,08,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस 22,000। ओके, एंड अभी रिमेनिंग एसेट्स का डेप्रीसिएशन बाकी है। सिर्फ फर्स्ट एसेट गया हमारा, वो भी सेल हुआ 4 लाख का, 2,60,000 का भी सेल हुआ। ये नया एसेट एक है ना 2,50,000, उसके ऊपर फुल ईयर का हाँ। सो आत्ताच ना फक्त 25,000। ओके, एंड ये 13,000 जो सेल हुआ है उसका है, वो पहले ही कैलकुलेट किया हमने सेल के टाइम। ठीक है, सो हमने कैसे सीखा था, जितने मशीनरीज है उतने कॉलम्स करते जाओ, वो इजी जाता है। सो अगर मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पूछा है तो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन करना है क्या, इधर ही हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, सो प्रॉफिट और लॉस का हो गया। हाँ,
नाउ चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब पहले SLM यूज कर रहे थे, अभी WDV, या उल्टा, पहले WDV देन SLM। क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 10, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 19, मतलब 31 दिसंबर 19 ईयर में चेंज हुआ है इन मेथड ऑफ depreciation. Messrs. Anshul and company commence business on 1st Jan 15 when they purchase plant and equipment for 7 lakh. They adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance basis, and over the years their purchases of plant have been 1st Jan 16 को एक plant लिया, 1st Jan 19 को और एक plant लिया. On 1st Jan 19 it was decided to change the method and rate of depreciation to straight line. On this date, remaining useful life was assessed at 6 years for all the assets purchased before 1st Jan 19 with no scrap value, and 10 years for the asset purchased on 1st Jan 19. So 1st Jan 19 को जो asset purchase हुआ है, मतलब ये ना 2 लाख का, उसका यूजफुल लाइफ है 10 years, एंड उसके पहले के assets का 6 years. ओके, सो आपको 31 दिसंबर 19 का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है. ओके, सो डिफरेंस वर्ड डिलीट करने के लिए बताया था क्या मैंने? हाँ ना, हाँ, सो डिलीट करो. कैलकुलेट डेप्रीसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 19. इसका मतलब आपको 31 दिसंबर 19 इस ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. यस, सो 1st Jan 15, ये तो कैलकुलेटर पे आप पास कर सकते हो. कैलकुलेटर पे लो 1st Jan 7 लाख लो, कैलकुलेटर पे 7 लाख लिया जो 1st Jan 15 को परचेस किया है. ओके, सो इंटू 15% माइनस इज इक्वल टू ये 2015 का डेप्रीसिएशन हुआ इंटू 15% माइनस इज इक्वल टू 5,05,750. ये 2016 का हुआ, अभी 17 का, इंटू 15% माइनस इज इक्वल टू 4,29,887. ये 2017 का हुआ, अभी 18 का, 4 लाख, सॉरी, इंटू 15% या 15% इज इक्वल टू ना, हाँ, हाँ, बट 15% करना पड़ता है ना, तब इंटू नहीं कर रहे हो ना. हाँ, 15% माइनस इज इक्वल टू 3,65,404. ओके, ये आ गया WDV एज ऑन 1st Jan 19. जिनका नहीं आया है फिर से करो, बट कैलकुलेटर के मेमोरी में कुछ नहीं चाहिए. सो MRC 2-3 बार प्रेस करो तो M साइन गया. कैलकुलेटर के स्क्रीन पे M साइन नहीं दिख रहा है ना, मतलब मेमोरी में कुछ नहीं है कैलकुलेटर के. ओके, सो अभी प्रेस करो फिर से. 7 लाख इंटू 15% माइनस इज इक्वल टू 5,95,000. 15% माइनस इज इक्वल टू 5,05,750. 15% माइनस इज इक्वल टू 4,29,887. 15% माइनस इज इक्वल टू 3,65,404. सबको समझ में आ गया क्या ये? ओके, सो ये आ गया WDV एज ऑन 1st Jan 19. इस ईयर में चेंज हुई है मेथड टू स्ट्रेट लाइन, एंड इसके रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितने हैं? 6. सो डिवाइडेड बाय 6 करो. 3,65,404 आया था, डिवाइडेड बाय 6 करो. 60,900, हाँ, राउंड ऑफ करके. ओके, हाँ, नाही, इथे तसं आहे. ओके, 60,900 या 60,901. ओके, अभी हो गया ये 1st Jan 15 वाला एसेट का हुआ. हाँ, अभी 1st Jan 16, सो
कैलकुलेटर पे लो 1,50,000 इंटू 15% माइनस इज इक्वल टू कितना आया 1,27,500. सो ये 2016 का डेप्रिसिएशन हुआ. अभी प्रेस करो 15% माइनस इज इक्वल टू हाँ 1,08,375. ये 2017 का हुआ और एक साल का चाहिए हमें. 15% माइनस इज इक्वल टू हाँ सो 92,119. ओके ये कब परचेस किया था 1 Jan 16 मतलब इसके भी रिमेनिंग ईयर 6 है. सो डिवाइडेड बाय 6 करो. हाँ सो 15,353. ओके सो ये सेकेंड मशीन का ये डेप्रिसिएशन है 2019 का. अभी आगे का एसेट कौन सा है वो तो 1 Jan 19 को ही लिया है ना. तो उसके ऊपर ये इसके नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं यूजफुल लाइफ 10 10 हाँ सो 20,000 ना इसका. सो तीनों डेप्रिसिएशन के टोटल करो वो आएगा डेप्रिसिएशन ऑफ 2019 60,900 प्लस 15,353 प्लस 20,000. 96,253. ओके एंड ये ओपनिंग बैलेंस कैसे आया 4,57,523. हाँ करेक्ट. ये जो आप यहाँ तक आए थे ना 1 Jan 19 तक इन दोनों की टोटल करो 3,65,404 प्लस 92,119. ओके सो एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं अगर 1 साल 2 साल का ही लेजर अकाउंट पूछा है फिर भी वो स्टार्टिंग से कर रहे हैं. ओके तो उसमें टाइम जाता है. आपको टू बैलेंस बाय बैलेंस वो सब लिखना पड़ता है. सो जिस ईयर का पूछा है उतने ईयर का अकाउंट करो एंड उसके पहले का जो डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के लिए वो आप ऐसे टेबल फॉर्मेट में करोगे पर्टिकुलर्स एंड जितने मशीन से उतने कॉलम्स. ओके सो डेप्रिसिएशन टॉपिक के लिए वर्किंग नोट के लिए कौन सा फॉर्मेट याद रखोगे पर्टिकुलर्स एंड जितने मशीन उतने कॉलम. ये फॉर्मेट याद रखो. ओके पुराने जमाने से लेजर अकाउंट करते नहीं आना है उसमें आपका टाइम जाएगा फिर. ओके एंड ये टॉपिक 4 मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स कितने भी मार्क्स को पूछ सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन 1 में आता है. हाँ ये टॉपिक 1C. ओके 4 मार्क्स का ही आहे बट 1C में आता है. आधीच आपण ट्रू और फॉल्स केलेले नसतात तिथं मार्क्स जातात. दुसरं थेरी त्यातही मजा आहे आपली आणि हे 4 मार्क्सला भरपूर करत बसायचं म्हणजे खूप वेळ जाणार. ओके सो ये कॉलम फॉर्म में ही करो. नाउ रिवीजन ऑफ यूजफुल लाइफ मतलब 3 साल तक लग रहा था 10 ईयर्स है 3 साल के बाद लगने लगा नहीं है 10 ईयर्स अभी कम 7 ईयर्स 6 ईयर्स. ओके सो यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है. सो इलस्ट्रेशन 10 करते हैं डायरेक्टली उसके ऊपर. कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर. So a machine costing 6 lakh is depreciated on straight line basis assuming 10 years working life and nil residual value for 3 years. So पहले 3 साल का depreciation 60,000 60,000 60,000 मतलब 1,80,000. So 3 साल के बाद WDV कितना होगा 4,20,000. The estimate of the remaining useful life after the 3rd year was reassessed at 5 years. So 4,20,000 divided by 5 84,000. ओके इम्पॉर्टेंट क्या क्या मार्क किया ये 10 किया है मार्क 9 10 9 हो पाए. ओके ओके जिनको डिफिकल्ट जा रहा है वो 9th मार्क करो 10th मार्क करो.
11 करना है या आ जाएगा? 11 इजी है, 11 मत करो। 12, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर 4th ईयर। हाँ, ये भी इजी है। सिर्फ उसमें क्या है देखो, अ मशीन कॉस्ट 12 लाख इज डेप्रीसिएटेड स्ट्रेट लाइन एज्यूमिंग 10 ईयर वर्किंग लाइफ एंड 0 रेसिजुअल वैल्यू फॉर 3 years. So 12 lakh upon 10, 1,20,000 into 3, 3,60,000. So WDV 8,40,000. फिर the machine was revalued upward 60,000. So 8,40,000 में 60,000 ऐड करना है, so हो गया 9 lakh. And the remaining useful life was reassessed at 9 years. So 9 lakh upon 9, 1 lakh. So 4th ईयर का डेप्रीसिएशन 1 lakh. ये करना है माँ? नहीं, पेपर क्वेश्चन है नोव्हेंबर, सबके जण वेगवेगळं सांगताय. 18 बघ ना, क्यूबिट बघ ना. हो हो हो. काय ठरलंय इयर तुमचं? मगाशी एक झालं की 19चं हे मी सांगितलं. एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस है, वो ओवरव्यू करो, पढ़ो मत. ओवरव्यू करके बताओ कि सेम एज इलस्ट्रेशन कौन से है. सेम एज इलस्ट्रेशन पहला तो सेम नहीं है. ओके ठीक आहे, आपण ब्रेकमध्येच काम देणार आहे मी तुम्हाला करायला. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन सेम नहीं है इलस्ट्रेशन जैसा. सेकंड कोणी सांगितलेलं नोव्हेंबर 18? प्राजक्ता. मुली नीट लक्ष देत. इलस्ट्रेशन 12 नोव्हेंबर 18. जसं काय सिद्धार्थ बघणारच आहे परत, एवढं सिरियसली लिहून घेतोय. बघणारच का तू तो इलस्ट्रेशन 12? बघणार आहेस? वा. ओके, अभी एक्सरसाइज देख रहे हो. फर्स्ट क्वेश्चन सेम नहीं है, इलस्ट्रेशन के साथ कंपेयर करो. सेकंड क्वेश्चन देखो. इलस्ट्रेशन क्वेश्चन 2 थोड़ा थोड़ा आपको आ सकता है, अलग कंसेप्ट कुछ नहीं है. करेक्ट. क्वेश्चन 2 में 3 अलग है, 10 ट्रक्स वगैरह ऐसे नहीं है. थर्ड वाला, हाँ, थर्ड के सामने लिखो Jan 21 पेपर में आया था. फोर्थ है क्या सिमिलर? फोर्थ है अभी इलस्ट्रेशन 12. हाँ, फिफ्थ अलग है. सिक्स्थ सेम नहीं है, बट कंसेप्ट सारे वही है. ओके, मतलब फर्स्ट पूरा ही अलग है, सेकंड एंड सिक्स्थ थोड़ा सा प्रैक्टिस किया तो आ सकते, क्योंकि कंसेप्ट अलग नहीं है, वही है, प्रॉफिट लॉस ढूंढना है ऑन सेल. थर्ड वाला नया है, बट उसमें भी वही है, प्रॉफिट लॉस. फोर्थ तो सेम ही है, एंड फिफ्थ. ओके, सो फिफ्थ के लिए रिवैल्यूएशन की कंसेप्ट कितने स्टूडेंट्स को पता है? रिवैल्यूएशन अपवर्ड, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड. हाँ हाँ,
रिवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं ना, हाँ या ओके, पेज नंबर 5.23 रिवैल्यूएशन, पेज नंबर 5.23 रिवैल्यूएशन इंक्रीज डिक्रीज। रिवैल्यूएशन मतलब क्या, बुक वैल्यू आपके जो आते हैं लास्ट डेट को 31 मार्च को, वो बुक वैल्यू कंपेयर करते हैं विथ फेयर वैल्यू। ओके, बुक वैल्यू मतलब जो बुक में वैल्यू है वो, एंड फेयर वैल्यू मतलब जो फेयर मार्केट में कितने को सेल हो सकता है, दैट इज फेयर वैल्यू। ओके, मतलब उसकी मार्केट प्राइस क्या है। सो हमारे एसेट की बुक वैल्यू कंपेयर करनी है विद मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये एसी का डेप्रीसिएशन हो रहा है, बुक वैल्यू कुछ अलग रहेगी, बट आज जाके हमने पूछा कि ये एसी किसी को लेना है क्या, सेल कितने पे हो रहा है, तो दैट वैल्यू इज फेयर वैल्यू। ओके, वो एंड बुक वैल्यू सेम हो सकती है तो कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं, कम अमाउंट आ गई तो लॉस होगा, ज़्यादा अमाउंट आ गई तो प्रॉफिट होगा। ओके, सो अगर बुक वैल्यू हमारी 5 लाख है एसेट की एंड 6 लाख फेयर वैल्यू है, तो 1 लाख का इंक्रीज है, करेक्ट। तो उस केस में आपको एंट्री क्या करनी है, एसेट की अमाउंट बढ़ रही है, सो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। ओके, ये एक नया अकाउंट है रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। आपको रिजर्व एंड सरप्लस पता है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड को कंपनी के। ओके, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, उसके नीचे रिजर्व सरप्लस में ये रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है। सो यहाँ पर एंट्री लिखो, इधर क्रेडिटेड डायरेक्टली टू ओनर्स इंटरेस्ट अंडर द हेडिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या एंट्री है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। हाँ, रिवैल्यूएशन नहीं, अकाउंट का नाम क्या है, हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट या रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, कौन सा भी अकाउंट चलेगा। ये इंक्रीज होने के बाद करना है। अभी डिक्रीज हो गया, फॉर एग्जांपल कितने का था मशीनरी, 5 लाख, हाँ, सो अभी 2 लाख से रिड्यूस हो गया, तो अभी उसकी वैल्यू हो गई 3 लाख। ओके, सो उस केस में एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट। सो ये डिक्रीज के इधर लिखो, यहाँ पर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस दिया है ना, उसके बाजू में लिख दो, और 2 एंट्रीज लिखने हैं, हाँ, तो वैसे जगह रखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, इंक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करना है, बट डिक्रीज हुआ तो P&L को डेबिट करना है। यहां तक समझा। अभी दोनों बॉक्स के बाजू में एक्सेप्शन दिख रहा है क्या, इन्क्रीज के बाजू में एक्सेप्शन, हाँ, होच म्हणायचंय सगळ्यांनी, नाही दिसत नाही म्हण, हो दिसतंय, एक्सेप्शन है। ओके, इंक्रीज का देखो, पहले इंक्रीज का मेन रूल क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ओके, ये मेन एंट्री है, बट उसका एक एक्सेप्शन है, देन इट इज सब्सिक्वेंट इंक्रीज। सब्सिक्वेंट इंक्रीज मतलब सेकेंड टाइम इंक्रीज है, मतलब फर्स्ट टाइम इनिशियली वो डिक्रीज हुआ था। इसका मतलब क्या, ये जो कंपैरिजन का काम है बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू, ये हर साल करते हैं ईयर एंड को। सो फर्स्ट ईयर के एंड में वो एसेट डिक्रीज हुआ है तो P&L को डेबिट हुआ रहेगा, सेकेंड ईयर में वो इंक्रीज हो गया तो वो सेकेंड ईयर में इंक्रीज हुआ है तो उसको सब्सिक्वेंट इंक्रीज बोलते हैं। ओके, सो सब्सिक्वेंट इंक्रीज के केस में एंट्री चेंज होती है। इनिशियल इंक्रीज है, फर्स्ट टाइम इंक्रीज है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, बट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब क्या हुआ है, सब्सिक्वेंट हुए। तो सब्सिक्वेंट इंक्रीज के केस में क्या होगा, देखो पहले जितना P&L को डेबिट हुआ था उतना अभी क्रेडिट करना है, रिवर्स करना है, एंड उससे भी ज्यादा अगर इंक्रीज है तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करना है। ओके, सो पहले अगर हमारे P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट 2 लाख किया था हमने, फर्स्ट टाइम 2 लाख से वैल्यू कम हो गई फर्स्ट ईयर में, अभी सेकेंड ईयर में 2 लाख से वैल्यू बढ़ गई फिर से, तो आप
एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L करोगे 2 लाख, क्योंकि फर्स्ट ईयर में वो 2 लाख आपने P&L को डेबिट किए थे। ओके, अभी सेकेंड ईयर में 2 लाख की जगह 3 लाख का इंक्रीज हुआ, तो एसेट अकाउंट डेबिट 3 लाख टू P&L 2 लाख टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 1 लाख। ओके, अभी एसेट अकाउंट में 3 लाख की जगह 1 लाख का ही सिर्फ इंक्रीज हुआ, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L 1 लाख। ओके, मतलब P&L को पहले जितना डेबिट किया था उतना क्रेडिट करते हो, एंड उससे ज्यादा इंक्रीज है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, अभी इसका यहाँ पर एंट्री क्या लिखोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। एक्सेप्शन के बॉक्स के आजू बाजू में लिखो जहाँ पे जगह है। एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L आएगा हाँ पहले, एंड फिर और इंक्रीज है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व। वैसे ही डिक्रीज का रूल क्या था, नॉर्मल रूल P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट था। ओके, बट एक्सेप्शन में क्या होगा, पहले इंक्रीज हुआ है एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में डिक्रीज है, तो पहले इंक्रीज जब हुआ था तो अब आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट किया था, तो अभी वो पहले डेबिट करना है, एंड फिर भी और डिक्रीज है तो फिर P&L को जाना है। ओके, तो एक्सेप्शन के बॉक्स के बाजू में क्या एंट्री आएगी, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सो जितना पहले क्रेडिट किया था उतना डेबिट करोगे, फिर और डिक्रीज है तो फिर P&L अकाउंट को डेबिट करोगे टू एसेट अकाउंट। क्लियर हुआ? तो इसके ऊपर वो 4th वाला क्वेश्चन है जो आपको नया लग रहा है ना एक्सरसाइज का, सॉरी 5th वाला। फिफ्थ एक्सरसाइज का 5th, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट of revaluation if the fair value as a result of revaluation done on 31st December 19 was 37 lakh, 33 lakh, 31 lakh. Also give the journal entries. So fair values दिए उन्होंने as a result of revaluation 31st December 19 को 3 अलग अलग सिचुएशंस है। हाँ ओके, एक ही नहीं हो सकती ना की ह्याची व्हॅल्यू 37 पण येते, 33 पण येते आणि 31 पण येते, असं नहीं होना। आइदर 37 और 33 और 31, तो इन तीनों केसेस में आप क्या करोगे, मुझे जर्नल एंट्रीज बताने हैं आपको। सो क्वेश्चन पढ़ो। अमेजिंग ग्रुप हैड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट विथ अ बुक वैल्यू ऑफ ₹35 lakh on 31st December 19. The balance in revaluation surplus on that date was 3 lakh. As part of their practice of revaluing the assets on yearly basis, another revaluation was carried out on 31st December 19. So 31st December 19 की उन्होंने पोजीशन दी है कि बुक वैल्यू है एसेट की 35 लाख एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस है 3 लाख। ओके, अभी फर्स्ट सिचुएशन 37 लाख अगर फेयर वैल्यू है तो 2 लाख से बढ़ाना है, तो एंट्री क्या होगी, करेक्ट, पीपी अकाउंट डेबिट, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 2 लाख। सेकेंड सिचुएशन, हाँ बैलेंस कितना हो जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व का 5 लाख हो जाएगा ना, पहले का 3 लाख था और 2 लाख बढ़ा दिए, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस हो गया 5 लाख। सेकेंड सिचुएशन में 33 लाख अगर फेयर वैल्यू हुई तो 2 लाख से डिक्रीज है। ओके, हाँ तेच करायचंय हो। सो सेकेंड सिचुएशन में एंट्री रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट करना है, P&L नहीं डेबिट करना है। यहाँ पर एक्सेप्शन वाला रूल लगेगा ना, क्योंकि पहले ही रिवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट है, बैलेंस है 3 लाख का। सो P&L अकाउंट डेबिट नहीं करना है, कौन सा डेबिट करना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 2 लाख, क्योंकि 3 लाख का बैलेंस है ना। ओके,
अभी थर्ड सिचुएशन 31 लाख मतलब 4 लाख से कम हो गया, बट हमारे रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बैलेंस है? 3 लाख ही है। सो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख, P&L अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू PP 4 लाख। करेक्ट। क्लियर हुआ क्या? नहीं पहले हाँ। सो फर्स्ट केस में रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस 5 लाख हो जाएगा अगर वैल्यू 37 हो गई तो। सेकेंड केस में रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस 1 लाख हो जाएगा। करेक्ट। एंड थर्ड केस में नील, 0। वन, टू, 3 एंड 6 इतने 4 क्वेश्चंस बाकी है एक्सरसाइज के। ओके तो उसमें से 2, 3 एंड 6 आप कर सकते हो क्या घर पे होमवर्क के लिए? 2, 3, 6 एंड क्वेश्चन बैंक ओपन करो, मैं बताती हूँ क्वेश्चंस। एट 8.1 ट्रू और फॉल्स व्हिडिओज केले यूट्यूबवर टाकते। 8 RTP May 21 शोधा, सापड़ला? RTP May 21। ओके जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ढूंढना नहीं है, फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका वही है RTP May 21 का। ओके सो पढ़ो क्वेश्चन, क्या करना है देखो उसमें। यू आर रिक्वायर्ड टू शो मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर्स 19 एंड 20 कंसिडरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 December ईच ईयर। सो 2 साल का करना है तो पहले के साल के क्या करोगे? हाँ वो कॉलम्स करोगे। सो मेसर्स रॉक्सी परचेस्ड अ ब्रांड न्यू मशीनरी ऑन 1st Jan 17 for 3,20,000 and also incurred 80,000 on its installation. Another machinery was purchased on 1st July 17 for 1,60,000. On 1st July 19, the machinery purchased on 1st Jan 17 was sold for 2,50,000. Another machinery was purchased and installed on 30th September 19 for 60,000. Under the existing practice, the company provides for depreciation at 10% per annum on original cost. However, from the year 2020, it decided to adopt WDV method and charge the depreciation at 15% per annum. पहले SLM था, फिर WDV. So, आपको 2020 ईयर में क्या हो रहा है? डेप्रीसिएशन मेथड चेंज हो रही है। ओके सो 1 Jan 2020 तक 10% SLM से करना है, वो आपको परचेज सेल का भी पता है कैसे करना है एंट्री। फिर 1 Jan 2020 को जो भी ओपनिंग बैलेंस आएगा इंटू 15% करोगे ना उस ओपनिंग बैलेंस को, दैट इज WDV मेथड, एंड वो हो गया डेप्रीसिएशन 2020 का, एंड देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो चेक करो मशीनरी अकाउंट 2020 ईयर चेक करो। हाँ सो उसमें सिर्फ डेप्रीसिएशन है 2020 ईयर में एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन है। ठीक है, बाकी जो सेल परचेस हुए हैं वो सब कब हुए हैं? 2019 ईयर में करने हैं। वो आता है आपको सेल के केस में क्या क्या? बैंक डेप्रीसिएशन ऑन द डेट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट और लॉस। तो ये आ जाए क्या क्या? आप खुद से सॉल्व करो, कंपेयर करो आंसर के साथ, फिर भी नहीं आया आपको कुछ डाउट्स है तो कल पूछो। ओके सेकेंड क्वेश्चन देखो,
एग्जाम क्वेश्चन है ये, पेपर जुलाई 21, पेपर जुलाई 21. कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21. सो आपको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है क्या? नहीं, सिर्फ एक साल का क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फर्म ऑन 1 April 2020 was 28,54,000. Out of this, a plant having book value of 2,16,000 as on 1 April 2020 was sold on 1 July 2020 for 82,000. सो ये सेल वगैरह हमें नहीं लगने वाला, प्रॉफिट लॉस ढूंढना नहीं है, सिर्फ हमें डेट इम्पॉर्टेंट है कि डेट ऑफ सेल है 1 जुलाई 2020, मतलब उसके ऊपर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा 2,16,000 के ऊपर, करेक्ट. एंड बाकी जो है 28,54,000 माइनस 2,16,000 करो, 28,54,000 माइनस 2,16,000 26,38,000. इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा ना. देन ऑन द सेम डेट न्यू प्लांट वाज परचेज फॉर 4,58,000 एंड 22 वाज स्पेंड ऑन इट्स इरेक्शन, मतलब वो ऐड होगा. सो टोटल कितनी होगी उसकी 4,80,000. वो 1 जुलाई को परचेज किया है, ईयर एंड 31 मार्च है, मतलब कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन? हाँ, 1 जुलाई को परचेस किया है, 9 मंथ्स का आएगा ना. 31 मार्च ईयर एंड है, 9 मंथ्स का आएगा. एंड ऑन 1 नवंबर 2020 न्यू मशीन वाज परचेस फॉर 5,60,000. इसके ऊपर कितने मंथ्स का आएगा? 1 नवंबर को जो परचेस किया है उसके ऊपर 5 मंथ्स का आएगा. And depreciation is written off at 5% per annum under WDV method. ओके, मतलब जो आपके पास 1 अप्रैल 2020 से है उसके ऊपर पूरे साल का जो सेल हुआ है उसके ऊपर 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का आएगा वो ना. अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को सेल है, हाँ 6 नहीं, जैन टू दिसंबर नहीं है, मतलब जो सेल हुआ उसके ऊपर 3 मंथ्स का ही लेना है. फिर जो 1 जुलाई को परचेस किया उसके ऊपर 9 मंथ्स एंड जो 1 नवंबर को परचेस किया 5 मंथ्स. एंड इन सब की टोटल मतलब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 31 मार्च 21. ओके, ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन. सो देखो ऐसा क्वेश्चन है क्या मॉड्यूल में? हाँ, तो ऐसे वाले ही लिए हैं चुन चुन के, जो सेम ही थे जैसे इन्होंने बताया ना, इलस्ट्रेशन 12 आया था पेपर में, ये आया था वो आया था, तो वो मॉड्यूल जब आप करते हो मतलब हो ही रहा है ना आपका. थर्ड में क्या करना है? हाँ, थर्ड इज सेम एज फर्स्ट. हाँ, सो RTP में 21 का अभी जो आपने देखा कि मेथड चेंज हो रही है, वैसा सेम क्वेश्चन पेपर नवंबर 22 में आया है. हाँ, कि क्या हो रही है, मेथड चेंज हो रही है. एंड फोर्थ देखो, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 देखो, उसमें भी ऐसा करना है. शो मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट. हाँ, इसमें मशीनरी डिस्पोजल है. ओके, मतलब हमने जो इलस्ट्रेशन 8 किया था. हाँ, हाँ, MTP May 22, करेक्ट. सो इतने 4 अलग टाइप के हैं, इसमें से भी ये 4th वाला अलग टाइप का नहीं है ना इधर, इलस्ट्रेशन 8, मतलब 3 ही अलग है. सो इतने आपको करने हैं डेप्रिसिएशन के लिए. रिवीजन सफिशिएंट है इस टॉपिक की या और कुछ क्वेश्चंस चाहिए आपको? हाँ, करूया तो डिस्कस. टेस्ट 4.
ओके, ट्रक वाला नव्हता तो, CBSE बुक मधला होता, 12th CBSE. वेगळाच होता, मला पण एक्झॅक्ट नाही आठवत आहे, आपण बघूया. ओके, मानसी आठवले इज ऑल्सो डिमांडिंग द सेम क्वेश्चन. कुठे आहे मानसी का बेबी? हो, ओके, पहले ये करते हैं, थर्ड वाला चाहिए. गिव द मोटर ट्रक अकाउंट फॉर 2 year एंडिंग 31 December 19. तो 2 साल का ही मोटर ट्रक अकाउंट प्रिपेयर करना है. द LG ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 trucks at 45 lakh each on 1st April 16. On October 1st 18, one of the trucks is involved in an accident and is completely destroyed, and 27 lakh is received from the insurance in full settlement. On the same date, another truck is purchased by the company for the sum of rupees 50 lakh. The company write off 20% on original cost per annum. The company observes the calendar year as its financial year. 31st December 19, year end 31st December है. ओके, टी फॉर्मेट में मोटर ट्रक अकाउंट करो, सिर्फ डेट एंड अमाउंट का रफ में. सो 1st April 16 डेट लिखनी है क्या? वो नहीं करना है ना, वो तो कॉलम्स में करना है ना. लेजर कब से करना है? 1st Jan 18 से करना है. सो 1st April 16 को हमारे पास 45 lakhs के 10 ट्रक्स थे, एंड डायरेक्टली ऑन October 1st 18 है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. सो एक काम करो, 45 lakh इंटू 10, 4 crore 50 lakh, कैलकुलेटर पे लो, 4 crore 6 zeros दिए ना, हाँ, इंटू 20% कितने मंथ्स के लिए? हाँ, इंटू 9/12. फर्स्ट अप्रैल 16 को परचेस किया है एंड ईयर एंड है 31st December, इसलिए 9 मंथ्स का ही आएगा. ओके, मेथड कौन सी है? ओरिजिनल कॉस्ट है. हाँ, तो ये जो W लेस करो, माइनस इज इक्वल टू प्रेस करो, मतलब ये 1st April 16 का था, फिर ये जो WDV आया वो 1st January 2017 का आया. करेक्ट. अभी इस साल में डेप्रीसिएशन पूरे साल का आएगा ना, सो ओरिजिनल कॉस्ट पे 20% करो. वो माइनस करो 9 लाख. हाँ, 2 crore 92,50,000. ओके, सो हमारे पास 4 crore 50 lakh के ट्रक्स थे, 10 ट्रक्स 1st April 16 को. सो उस ईयर का सिर्फ 9 मंथ्स का ही आपने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया, इंटू 20% इंटू 9/12. फिर जो WDV आया तो मेथड SLM है, इसलिए हमने ओरिजिनल कॉस्ट 4 crore 50 lakh पे आपने 20% किया ना, वो 9 lakh आया. करेक्ट. वो माइनस करके ये ओपनिंग बैलेंस लिखो अभी. हाँ, ये ओपनिंग बैलेंस है 2 crore 92,50,000. कौन से डेट को? 1st Jan 18. 1st Jan 18 हुआ. अभी 1st October 18 को वन ऑफ द ट्रक इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड 27 lakh इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. सो बाय बैंक 27 lakh
सो सेल जैसा ही करना है सब, सेल की जो 3 चीजें है वही करनी है। सो क्रेडिट साइड को लिखो 1 अक्टूबर 18 को बाय बैंक 27 लाख। ओके, एक ट्रक का ये हुआ ना एक्सीडेंट। सो एक ट्रक की ओरिजिनल कॉस्ट थी 45 लाख। हाँ, सो ये एक एक जीरो हटाओ, मतलब इंटू 20% इंटू 9/12, सो 6,75,000, 38,25,000। अभी 45 लाख पे 20%, 9 लाख, सॉरी ये 90 लाख था, हाँ ये 9 लाख। एंड इसकी WDV आ गई 29,25,000। ओके, ये 10 ट्रक की है, ये एक ट्रक की है, बट ये ट्रक कब एक्सीडेंट में गया? 1 अक्टूबर 18। सो कितने मंथ्स का आएगा? 9 मंथ्स का। इसके ऊपर नहीं, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लेना है ना। 6,75,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे, मतलब 45 लाख इंटू 20% इंटू 9/12, ये आपने किया है ना फर्स्ट ईयर में, वही 6,75,000। ओके, सो दिस इज द डेप्रीसिएशन फॉर 9 मंथ्स। एंड 27 ये WDV चेक करो 1 अक्टूबर को कितनी आ रही है? 22,50,000, 29,25,000 माइनस 6,75,000, 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन। सो कितनी आ गई WDV? 22,50,000, और हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिले 27 लाख। ओके, सो प्रॉफिट हुआ है ना 4,50,000 का, वो क्रेडिट साइड को लिखना पड़ेगा। सो पहले बाय बैंक लिख दिया आपने, डेप्रीसिएशन लिखो 6,75,000 का, जो ट्रक एक्सीडेंट में गया उसका, एंड उसका प्रॉफिट यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना डेबिट साइड को, टू प्रॉफिट एंड लॉस 4,50,000। हो गया ट्रक का। नया ट्रक परचेस किया था 50 लाख को ऑन द सेम डे, सो 50 लाख लिख दो। 1 अक्टूबर 18 50 लाख। ओके, सारे ट्रांजैक्शंस हो गए। अभी क्या करते हैं, जो एसेट्स हमारे पास है उसके ऊपर डेप्रीसिएशन। ओके, सो 9 ट्रक्स है, हाँ, सो 45 लाख इंटू 9 ट्रक्स करो, एंड ओरिजिनल कॉस्ट पे 20%, सो इंटू 20%, 45 लाख इंटू 9 इंटू 20%, 81 लाख। एंड ये नया ट्रक 50 लाख का है, बट वो 1 अक्टूबर को परचेज किया है, मतलब कितने मंथ्स का आएगा? 3 मंथ्स का। सो कैलकुलेट करो 50 लाख इंटू 20% इंटू 3/12, 2,50,000 करेक्ट। सो टोटल डेप्रीसिएशन कितना आ रहा है? 83,50,000, 31 दिसंबर 18 का। हाँ, एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? नहीं 2,29,75,000 ब्रॉड डाउन करो वो 1 Jan 19 को, 2 साल का करना है ना अकाउंट मोटर ट्रक का, 2 ईयर्स एंडिंग 31 दिसंबर 19। उस ईयर में कुछ हुआ नहीं है, मतलब सिर्फ डेप्रीसिएशन है ना। हाँ, सो वो 9 ट्रक्स का कितना आता है पूरे साल का? 81 लाख। एंड ये जो नया ट्रक है 50 लाख का, उसके ऊपर भी नहीं, उसका पूरे साल का आएगा ना 20%, 10 लाख, सो 81 लाख प्लस 10 लाख, 91 लाख। सेकेंड ईयर का समझ में आ गया क्या? 9 ट्रक्स का ऑलरेडी आपको पता है 81 लाख आता है पूरे साल का, एंड जो 50 लाख का ट्रक है अभी 2019 ईयर में पूरे साल का आएगा ना,
So 50 lakh पे 20%, 10 lakh. So 81 lakh plus 10 lakh, 91 lakh, and then closing balance sheet. वन crore 38 lakh 75,000. कहला प्रोजेक्ट में था. ओके, सो ट्रक की जगह बस और क्या कार, ओके, ऐसे रिप्लेस करके देते वो. 10 कार थे, एक गया, एक कार गया नहीं. बसेस थे, ट्रक था, यही कुछ आएगा. ठीक है. यस, अभी सिर्फ वो टेस्ट 4 का बाकी है ना. सो पहले आप ब्रेक लेके आ जाओ, फिर करते हैं. वो करना है या पहले इन्वेंट्री खत्म करते हैं? हाँ, ओके, ठीक.